दोनों में 3D चेंजेस आती हैं। अनकॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलेगा तो इनहिबिटर को अटैच होने को फैसिलिटेट करेगा, उल्टा सुसाइड करेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो वो इनहिबिटर को बोलेगा तुम भी आओ, वैसे नहीं आ सकता इनहिबिटर। वाइल इन एलोस्टेरिक उल्टा है, जो एलोस्टेरिक इफेक्टर है वो अकॉर्डिंगली वेदर इट इज एक्टिवेटर और इनहिबिटर, अगर एक्टिवेटर है तो सबस्ट्रेट के लिए सहूलत पैदा करेगा, और अगर इनहिबिशन है एलोस्टेरिक तो सबस्ट्रेट को रोकेगा। यहाँ पर वही चीज है, लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रेट काम कर रहा है इनहिबिटर को अटैच करने में, वहां पर इनहिबिटर जो है प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पैदा करता है टू चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैं दोबारा आपको वो दिखा देता हूँ कि आपने चूंकि एलोस्टेरिक पूछा था, ये देख लें आप, ये तस्वीर है, इट्स वेरी गुड पिक्चर एंड ये काइनेटिक के साथ है, और ये आप देख लें कि हाउ द इफेक्टर इनहिबिटर और एक्टिवेटर जब अटैच करता है, इसकी साइड फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इट चेंजेस द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिटिक साइड और एक्टिव साइड। जी समझ में आई बात? में 3-4 दफा रिपीट किया। जी सर, जी सर। हफ्सा के अलावा और बाकी कितने स्टूडेंट्स हैं जी? आप आदम कितने? 11 स्टूडेंट है। अब आप देखें अनकॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक में फर्क पता चल गया आपको, दोनों में 3D चेंजेस है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव में तो कोई इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो अब ये यहाँ मैं रोक रहा हूँ और आई एम इनवाइटिंग यू के एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द 4 लेक्चर्स ऑन द एंजाइम्स। मैं बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम काइनेटिक्स। ये 4 लेक्चर मेरे थे। क्लिनिकल साइड जो है मैडम विल कवर। तो इन चारों में से अगर कोई पूछना है तो ताकि मैं सीट खाली करूं और मैडम को इनवाइट करूं, आपको जो भी चीज़ पूछनी है और समझनी है पहले से ही टॉपिक बता देते, आपके पॉइंट छोटे 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 छोटे। अगर इफ़ यू डू नॉट सेलेक्ट टॉपिक्स नो प्रॉब्लम, यू ओनली गिव अस द क्वेश्चंस। आप अपने सवाल भेजो, सवाल हमें भेजो, हम उसके अकॉर्डिंगली हम आपको डिटेल में बताएंगे तो खुद ब खुद टॉपिक कवर हो जाएगा। जी यस सर। any student on these 4 topics: classification of the enzyme, factor affecting enzyme activity, enzyme kinetics, and plus your inhibition. Yes, ये पूछा जाता है, मैं बता दूं आपको। ये जो है ना, ये आपको ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। ये यूएसएमएलई के जो क्वेश्चन थे ना, वो ये नहीं आते कि भाई क्लासीफाई करो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है और नॉन कॉम्पिटिटिव। वो तो आपको बोलेंगे कि दिस इज द Michaelis-Menten hyperbolic graph where the inhibitor is acting and inhibiting the enzyme. Vmax is the same, Km is increased. What sort of inhibition is this? अब लो, अब आप उसको उल्टी डायरेक्शन में लेके जाओगे। भाई ये तो Vmax सेम है और एफिनिटी कम कर रहा है, किसकी? Km बढ़ा रहा है, एफिनिटी कम कर रहा है एंजाइम की टूवर्ड द सबस्ट्रेट। भाई ये कॉम्पीट कर रहा है, ये एंजाइम जो है जो सबस्ट्रेट इनहिबिटर जो है कॉम्पीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, तो इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो आप बता सकते हो कि दिस इनहिबिटर is competing with the substrate, so it is the type of inhibition is competitive. यहाँ पर Vmax कम हो रही है, Km is the same, it is non-competitive. ठीक है, तो ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो इट अनकॉम्पिटिटिव। एलोस्टेरिक तो फिर मिक्सचर है, डिपेंड करता है कि एक्टिवेशन का एक्टिवेटर भी है, इनहिबिशन। तो जनरली एंजाइम इनहिबिशन में एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स नहीं आते, क्योंकि एलोस्टेरिक इनहिबिशन इनहिबिटर्स नहीं होते, इफेक्टर्स होते हैं, मॉड्यूलेटर्स होते हैं, कुड बी एक्टिवेटर कुड बी इनहिबिटर। मैंने यहाँ इसलिए आपको इसमें डाल दिया ताकि, और कई जगह डाला भी गया है एलोस्टेरिक इनहिबिशन को, सो दैट यू कैन
understand the allosteric inhibition or activation while you are study, you will go for the study of your metabolic pathway. तो फिर आपको realize होगा कि allosteric enzyme क्या कर रहा है, allosteric factors क्या कर रहे हैं, allosteric activator क्या है. Sometimes the product itself is the activator, sometimes product is the inhibitor. Product ज़्यादा बनेगी, enzyme activity कम हो जाएगी. इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्कस करा होगा. So then you will be able to understand and recall the mechanism of action of the different type of inhibitors, and you can identify the types of inhibition. ठीक है ना, ये चीजें याद होनी चाहिए. अच्छा, लोग इस लेवल पे you only go for the this hyperbolic curve derived by the Michaelis and Menten. ठीक है ना. तो अब ये है रेसिप्रोकल लाइन वीवर प्लॉट. तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ. इसमें वो जो एक टच दे देता हूँ ताकि अगर कभी आपका वो आए तो प्रॉब्लम ना हो आपको. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मैं ये बता दूं आपको लाइन वीवर प्लॉट क्या कर रहा है. Yes, sir, please. ठीक है ना. Yes, sir. ये थोड़ा सा Yes, sir. कंफ्यूज नहीं कर रहा, बल्कि ये हाइपरबॉलिक कर्व तो होने ही नहीं चाहिए, ये होने चाहिए ताकि एक ही नजर में आप पहचान लें. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा है, केएम बढ़ रहा है. ठीक है जी. और वी मैक्स इज द सेम. अब ये केएम, आप पहले जो इनहिबिटर की गैर मौजूदगी में ये था केएम. Since it is the reciprocal quantity, it is 1/k. ठीक है. अब ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है. सो रेसिप्रोकल क्वांटिटी है तो यहाँ पर km बढ़ रहा है. वी मैक्स इंटरसेक्ट है वाई एक्सिस पे. km इज द इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस. सो वाई एक्सिस पे वी मैक्स का इनहिबिटर हो या ना हो, the intersect is the same. That means Vmax is unchanged. There is an effect on the Km. कौन सा effect है? Km is shifting from minus to plus, shifting toward the zero. Yeah, initial point of the x-axis. तो Km is increased, Vmax remains the same. अब यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव लाइन वीवर प्लॉट क्या, माइकलिस एंड मेंटन प्लॉट क्या कह रहा है कि वी मैक्स डिक्रीज हो जाती है, के एम अनचेंज. अब इंटरसेक्ट ऑन द के एक्सिस, अपना एक्स एक्सिस इज द सेम, तो के एम इज सेम, नो चेंज इन द के एम. while intersect on the y axis is change. तो हाफ वी मैक्स या वी मैक्स हाफ वी मैक्स इसमें अपना विदाउट इनहिबिशन ज्यादा है और इनहिबिशन की मौजूदगी में कम है. यहां लग ये रहा है कि जो ऊपर है तो ज्यादा नहीं. It is the quantity, reciprocal quantity. When it is a reciprocal quantity, if the intersect is low, that means quantity is increasing. If it is high, the quantity is decreasing. So Km intersect on the x-axis is the same, while it is the Vmax which is decreasing. I'm only talking about the interpretation of the graph, so that when Michaelis and Menten hyperbolic graph, you understand, you must parallelly understand the Lineweaver reciprocal plot, because all the quantities are taken reciprocal. अब देखें आप स्ट्रेट ग्राफ्स हैं पर समझना ज्यादा आसान है बनिस्बत इनके. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, Km is increased. Non-competitive, Km is the same, Vmax is increased, decrease. खत्म, ऊपर आ गया, डिक्रीज हो गया, रेसिप्रोकल क्वांटिटी. यहां पर स्लोप चेंज हुआ है. ठीक है ना. अब इसमें यहां पर जो अनकॉम्पिटिटिव है, कुछ भी हो सकता है. वी मैक्स भी चेंज हो सकती है और केएम भी चेंज हो सकता है, कम हो सकता है. केएम बढ़ सकता है और वी मैक्स कम हो सकती है. केएम हमेशा बढ़ेगा जब इनहिबिशन होगी और वी मैक्स कम होगा जब इनहिबिशन होगी. तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन. और ये वैसे भी गूगल से ली गई है, लेकिन ये एक डायग्राम, द डिस्क्रिप्टिव sentences or material, if you read and you understand, then you keep in front of you these 6 diagrams. So any 3 या Michaelis Menten समझ लो
या लाइन वीवर समझ लो। ये समझ में आ गया तो ये भी समझना आसान। इफेक्ट इज द सेम, ओनली द हियर दिस इज द हाइपरबोलिक कर्व, हियर इट इज द स्ट्रेट लाइन। जी हेलो, Yes, sir. ठीक है, कोई और बच्चा बोले भाई उनको समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ वॉलंटियर से कि जी sir. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर compete करता है कैटालिटिक साइट और सबस्ट्रेट साइट के लिए, क्यों? सर क्योंकि उसकी सिमिलर शेप होती है एज द वेरी सबस्ट्रेट, गुड, तो वो वेरी गुड। स्ट्रेट से अटैच रिजेंबल कर कर रहा सकता होता है। है। इनहिबिटर की शेप सबस्ट्रेट से मिलती जुलती है, वो कम, और उसके चार्जेस भी मिलते जुलते हैं। दे compete फॉर द कैटालिटिक साइट। ठीक है जी। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, बढ़ा दो, तो इनहिबिटर बाहर निकल आएगा। इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो सबस्ट्रेट बाहर निकलेगा। बोथ आर कॉम्पिटिटिव। क्यों? कि देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड कैटालिटिक साइट। सबस्ट्रेट कैटालिटिक साइट के इतना करीब आएगा तब बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस पे आएगा तो वो अटैच हो जाएगा, लेकिन इनहिबिटर चूंकि compete करता है तो उसको हटाएगा। ठीक है जी। यस सर। हाँ, यस सर। अब नाउ ने यू आस्क द, मतलब ये सिंपल सी एक चीज तो समझ में आई ना, मुझे खुशी है कि आपने उसका जवाब दिया। एलोस्टेरिक आपका इनहिबिशन, आपका मेन क्वेश्चन था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आस्क मी द क्वेश्चंस अबाउट द काइनेटिक्स अबाउट। अच्छा, हाउ डू द एंजाइम्स they increase the enzymes, they are catalyst, biocatalyst, thermolabile, protein in structure. They enhance the rate of reaction. The enhancement is around 10s to power 3 to 10s to power 8 times. 10 100 million billion, यानी 1000 से लेकर 1 बिलियन टाइम तक वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है। यही तो वजह है कि आप हर 6 घंटे बाद खाना खाते हैं। अदरवाइज इफ यू टेक नाश्ता, इट विल टेक अदरवाइज 8 to 10 days टू बी डाइजेस्टेड। 10 दिन के बाद आपका सिर्फ नाश्ता हजम होगा। आपको तो एनर्जी चाहिए, तो 10 दिन तक कौन वेट करेगा? 10 दिन के बाद आप लंच करेंगे, फिर 10 दिन के बाद आप डिनर करेंगे। हमें तो यहाँ 8-8 घंटे में एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे पास, हमारी बॉडी छोटी है। हम पीपल का दरख्त नहीं है कि हम, हमारी हाइट जो है वो 300 फुट है और चौड़ाई जो हमारी 50 फुट है। तो इसलिए हमें हमें एनर्जी के स्टोर्स भी कम है, एंजाइम्स के स्टोर्स भी कम है। तो बस छोटा छोटा सा फूड क्वांटिटी आती जाए, थोड़ा सा एंजाइम बने, कैटालिसिस करे और एंजाइम डिग्रेड हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल में आ जाए और प्रोडक्ट अपना एटीपी बना दे। एटीपी इस्तेमाल हुई, एग्जॉस्ट हुई, फिर दोबारा दोपहर का खाना खाया, फिर काम शुरू। ठीक है ना? तो या तो एंजाइम से काम ले या वही इंक्रीज द टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन फट जाती है, सेल के फंक्शन खत्म हो जाते हैं, एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। तो टेम्परेचर भी हम इंक्रीज नहीं कर सकते, हम क्वांटिटी भी नहीं कर सकते कि नाश्ता 10 दिन में एक दफ़ा करें। तो हमको खाना भी जल्दी चाहिए क्योंकि एटीपी एग्जॉस्ट हो रहा है। तो क्या अल्लाह ने एक सिस्टम बना दिया कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट डाल दिया उन्होंने, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को 1000 to 1 बिलियन टाइम्स एनहेंसमेंट करते हैं। जी बताइए, एंजाइम जो है कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, क्यों? हाउ इट एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन so many times, 1000 Sir, times, 10 it actually reduces the activation energy, एक्टिवेशन। and that is done by providing an alternate pathway. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या? Minimum amount of energy to start a reaction. जी, these substrates in a chemical reaction they are converted into product। ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा, अब अगर उनको हाई एनर्जी नहीं चाहिए तो वो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा, खुद ब खुद रिएक्शन कर देगा। रिएक्टेंट आप डालेंगे, वो मिलेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगी। देर इज नो नीड, नो कैटालिसिस, कुछ भी नहीं, बस खुद ब खुद ही। क्यों?
कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है उन सबस्ट्रेट में, लेकिन ऐसा नहीं होता बॉडी में, ऐसा नहीं होता। सबस्ट्रेट को एनर्जी ज़्यादा करनी चाहिए ताकि वो स्पेसिफिक यूजफुल पाथवे को अटेंड करे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में तो कुछ भी बना सकता है वो, तो इसलिए दे गो फॉर एन एक्टिवेटेड ट्रांजिएंट स्टेट having high energy level than the substrate. So this energy of activation जब बढ़ती है उसकी transition state में पहुंचाने के लिए, तो वो now they have the collision theory or kinetic energy theory is that they reach nearer to the each other so that they can make the bonds, and they collide very frequently. The frequency of collision between the molecules of the substrate is so much increased that they possess energy, and there is a reaction, and reaction results in the formation of the product. लेकिन net energy of the substrate and product, or definitely the energy level of the product is less. अगर प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो वो सबस्ट्रेट कभी भी प्रोडक्ट के लेवल पे नहीं जाएगा। ऑलवेज द रिएक्टेंट दे पोजेस मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट, लेकिन दे हैव टू travel or go for a transition state having high energy so that they collide more, so that their distance is decreased and they are in a position to make the new bonds. So energy of activation or free energy of activation is decreased by the catalyst, so the conversion of the substrate to the product is facilitated, and enhancement is up to the लेवल ऑफ 10⁻³ to 10⁻8। ठीक है जी, ये तो मैंने सवाल पूछा था आपसे, ठीक है ना। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो भी एंजाइम काम करता है। द एनर्जी लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट इज द सेम दैट ऑफ द प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर, तो अगर एक दो रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसे ही सबस्ट्रेट आए वो प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन ये एंजाइम क्या करता है, उनको चैनलाइज करता है। go for the spontaneous reaction but in this direction so that a useful product, useful to our body is formed, जो harmful है वो चीज ना बने जी। तो और पूछो। यहां अब तक जो डिस्कशन हुआ है, इज दैट क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर नहीं तो अभी भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी। तो कुछ और पूछना है तो पूछ लें आप एंजाइम से, क्योंकि मैं अब उठूंगा हूँगा तो यहीं I'm here with you, with the madam and all, we whole staff is here, and हम आपको बताते रहेंगे, दोबारा भी बता देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक साथ बता दो तो मैं ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए जी। Sir, I had a request regarding the previous lectures कि उनकी recording भी upload कर देंगे। एक की तो हुई भी है, मेरे बाकी की भी कर देंगे मेरी YouTube पे। नहीं, ये जो अभी ये जो हमारे सेशंस हो रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स जो हाँ, इनकी एक की रिकॉर्डिंग तो YouTube पे है, नहीं बाकियों आदम की भी कर देंगे पता क्या? करना, ये एडमोडो पे, इस पे जूम पे जितने भी लेक्चर डिस्कशन हो रहे हैं हमारे, ये आपको अपलोड करके देंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये करके देंगे सारे के सारे। अभी वो उसमें आप तक को रिकॉल भी कर सकते हैं। यू हैव लेक्चर्स अनरिकॉर्डेड, यू हैव लेक्चर्स रिकॉर्डेड, and you have the material displayed and printed, and you have the recorded discussion taking place in the Zoom during your revision classes. All you can recall, re-understand. लेकिन देखें इसका नतीजा क्या हुआ है? नतीजा हुआ है the participants are decreasing. When participants are decreasing, वो खुद ही करेंगे, वो खुद करेंगे। उनको पता है भाई ये डिस्कशन जितना भी है, जब सब समझ सकते तो हम बाद में सुन लेंगे। बाद में when, जब अब नहीं तो कब देखें, खत्म। मैंने आपको कहा भी था कि पिछले मॉड्यूल में, पिछले लेक्चर में, कि ये 2-3 टॉपिक आप आज के आज पढ़ लेना। मैं यकीन से कह सकता हूँ, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने वो टॉपिक पीएच, बफर और ये इस पे अगर उन्होंने वो चीज़ें पढ़ ली और उसी दिन, तो उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कई गुना ज़्यादा है। तो आज अगर इनको आप अभी पढ़ लेंगे, या तो पढ़ के आओ फिर डिस्कशन सुनो, पढ़ के आओ तो बेहतर है, दोबारा पढ़ लो और एक दफ़ा सुन लो। लेकिन बहरहाल ये जो फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं ऑनलाइन, दिस इज़
have got अपना merits and demerits both. Merit ये है कि you can remove your difficulties. Demerit ये है कि जो extra smart है वो कहते हैं कि भाई हम तो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, रात को देखेंगे. तो ठीक है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उनको नुकसान होगा. इंटरेक्शन तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट लाइव आप सुनते जाएं, सवाल पूछते जाएं और पूछेंगे भाई ये लाइन पर प्लाट में ये तो आप कह रहे हो स्लोप ऊपर हो गया, ऊपर हो गया तो क्वांटिटी कम कैसे हो सकती है? भाई वो रेसिप्रोकल क्वांटिटी है, इसलिए ऊपर जाएगी तो कम बढ़ेगी. तो ग्राफ में तो बढ़ती हुई दिखा रहे हैं, लेकिन वैसे अदरवाइज डिक्रीज हो रही है. ठीक है ना, जैसे ये रहा. तो ये सब चीजें जो हैं, अभी मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, एंड आई एम गिविंग द सीट टू द प्रोफेसर नाहीद so that she can go for the clinical enzymology और दूसरे जो उनके टॉपिक हैं. तो मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, कुछ और एम्बिग्विटी, कुछ क्लियरेंस, कुछ डिफिकल्टीज, कुछ क्वेरी है तो बता दो. सर उठ जाऊं? जी जवाब नहीं आ रहा. हेलो, समझ आ गया सर, थैंक यू. अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज. एक दो और आवाज आ जाए ना कि भाई हाँ थैंक्स, थैंक यू, तो वो मैं जरा तसल्ली, दिल खुश हो जाएगा मेरा. जी सर, समझ आ गया. ठीक है बेटा, ओके, समझ आ गया सर, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर. थैंक यू. अभी मैडम आ रही हैं बंद, हाँ आप जाएंगे नहीं कहीं? यस सर. हेलो हेलो. यस मैम. हाँ जी, 3 आवाजें आई हैं बस टोटल. तुम 3 जाग रहे हो, बाकी सब सो गए? कौन कौन जाग रहा है? हाँ, वे इज मुनीब? मुनीब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. यस मैम, मैं जाग रहा हूँ. जाग रहे हो? अच्छा, अभी डॉक्टर जमील ने आपसे ये कहा कि डॉक्टर, मैंने जो थे आपको 2-3 टॉपिक्स पढ़ाए थे, उनमें एक तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी थी, दूसरा ये था कि रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है ना? तो मुझे थोड़ा सा, मैंने आपको पहले ही एडमोडो पे लिख दिया था कि अगर आपकी तरफ से क्वेरीज नहीं आएंगी तो फिर मैं सवाल पूछूंगी. ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ कि बॉडी में एंजाइम एक्टिविटीज कैसे रेगुलेट होती है. मुनीब, सवाल आपसे है. बॉडी में एंजाइम एक्टिविटीज कैसे रेगुलेट होती हैं? व्हाट आर द प्रोसेसेस और द मैकेनिज्म बाय व्हिच द एंजाइम एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड विद इन द ह्यूमन बॉडी? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होती है एंजाइम्स की. शाबाश, चलो एक तो एंजाइम्स कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो गई. चलो और आगे चलो. की सिंथेसिस होती है इंक्रीज. ठीक है, इस तरह से सिंथेसिस. के अंदर होता है. ओके, इंडक्शन और रिप्रेशन ऑफ द एंजाइम सिंथेसिस. चलो 2, आगे चलो. और कोई तरीका? मॉड्यूलेटर्स, एलोस्टेरिक चलो, इफेक्टर्स होते हैं. एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो गई. ठीक है, 3 हो गई. चौथा बताओ. और बताओ, कभी फीडबैक इनहिबिशन या प्रोडक्ट इनहिबिशन का नाम नहीं सुना? यस मैम. सुना है. चौथा हो गया, चलो मैंने ऐड कर दिया. 5th वन, आगे चलो. और एक और अभी है, मिसिंग है, 1 इज मोर देयर. अच्छा, मुझे एक बात और, मैं इस आपको यूं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि हीम सिंथेसिस जो है उसके 8 स्टेप्स हैं. ठीक है? इनिशियल 2 स्टेप्स जो है वो जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इन द माइटोकॉन्ड्रिया, रिमेनिंग आर इन द साइटोप्लाज्म. इसको क्या कहते हैं? कि कुछ आपके स्टेप्स साइटोप्लाज्म में हैं, कुछ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, या हम जैसे कहते हैं कि जी बीटा ऑक्सीडेशन जो है प्योरली माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस है, तो ग्लाइकोलिसिस है साइटोसोलिक प्रोसेस. ठीक है? कि एक चीज सिर्फ साइटोसोल में हो रही है या एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटेशन का नाम सुना है? ट्रेन में सफर करते हो, जनाना डब्बा अलग है, मर्दाना अलग है. हाँ, अल्लाह मियां ने एक तरीका ये भी रखा हुआ है कि अगर सेम जो है फैटी एसिड सिंथेसिस जो है, बीटा ऑक्सीडेशन जो है
माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, फैटी एसिड सिंथेसिस जो है साइटोसोल में हो रही है, ताकि फ्यूटाइल साइकिल से बचा जाए। ठीक है, तो देयर आर 5 mechanisms by which the body regulates enzyme activities। अब आपने कहा कि जी फीडबैक इनहिबिशन हो गया, कंपार्टमेंटेशन हो गया, कोवलेंट मॉडिफिकेशन। तुमने कोवलेंट मॉडिफिकेशन कहा, मुझे कोवलेंट मॉडिफिकेशन की कोई एग्जांपल दे दो, कोई ऐसा मैम एंजाइम। हाँ शाबाश, कोई ऐसा एंजाइम जिसमें फॉस्फेट ऐड करें तो एक्टिव हो जाए या इनएक्टिव हो जाए, कोई ऐसे एंजाइम का नाम पता है? phosphorylation of any enzyme which can activate it or deactivate this। क्योंकि जब आपको हमने बढ़ाए थे तो आपको एग्जांपल्स भी जरूर दी थी। और दिस इज एन, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप शॉर्ट ऐसे लिखेंगे तो आप एग्जांपल जरूर देंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपसे एग्जांपल मांगती है। जी बेटा, हाँ कौन बात कर रहा है? मैम प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज, ठीक है ना। प्रोटीन काइनेज जो है वो फॉस्फेट ऐड होगा तो एक्टिवेट होगा, या देखो काइनेजेस फॉस्फेट ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटीन काइनेज खुद कैसे एक्टिवेट होगा? काइनेजेस का काम है एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू द सबस्ट्रेट, लाइक ग्लूकोकाइनेज हो गया, हेक्सोकाइनेज हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोटीन काइनेज जो एक्टिवेट खुद कैसे होगा, मुझे ये बता दो। साइक्लिक एमपी तो उसका सेकंड मैसेंजर हुआ ना बेटा। फॉस्फेट जैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम में अगर आप फॉस्फेट ऐड कर दें तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली फॉस्फेट ऐड हो रहा है ग्लाइकोजन सिंथेज में भी, तो ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिवेट हो गया। फॉस्फेट एडिशन अगर एक तरफ एक एंजाइम को एक्टिवेट करिए तो दूसरे को इनएक्टिवेट करिए। ये कभी नहीं होगा कि जी ग्लाइकोजन टूट भी रहा हो और साथ साथ ग्लाइकोजन बन भी रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज जब आप लोग कहते हो कोवलेंट मॉडिफिकेशन, तो उसकी कोई एक एग्जांपल अपने साथ जरूर रखो कि जी फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन कैन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट एन एंजाइम, और कोई एक एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपसे जब क्लासिफिकेशन टॉक जमील ने कराई थी फिर भी ये कहा था कि देयर आर 6 मेजर क्लासेस, और हर मेजर क्लास का एक एंजाइम की एग्जांपल आपको हर एक को आनी चाहिए। एग्जामिनर सिर्फ आपके वर्बल स्टेटमेंट से नहीं, जो होगा जी हाइड्रोलेसिस वाटर ऐड करते हैं, वो कहेंगे किसी हाइड्रोलेस का नाम बताओ, तो आप आगे से चुप हो जाओगे। ठीक है, तो आज आप किताब खोलेंगे और आप देखेंगे कि फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन कैन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट एंजाइम, लेकिन काइनेज सिर्फ एक काम करता है कि वो सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ऐड करता है। ठीक है, ये काइनेज का काम है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एंड डोनर इज ऑलवेज एटीपी। अच्छा, अब अभी जो आवाज आई थी कौन, हफीजा थी आप? हाफिजा या हफीजा, क्या नाम है बेटा? हफीजा? मैम फाजीना। फाजीना। हाफ, यहाँ तो एक हाफिजा आयमन है और एक हफ्सा है। हाँ बेटा, फाजीना बोल रही। अच्छा फाजीना, चलो तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। ये जो क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम है, हमें ये तो पता है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, हम हमेशा जब भी डेफिनेशन की बात करते हैं। Beside as an biological catalyst, what are the other roles of enzymes in medicine या in शाबाश, एंजाइम एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसके अलावा और क्या एंजाइम किस काम आता है मेडिसिन में? मैम क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना। क्लिनिकल डायग्नोसिस, चलो कोई डायग्नोसिस एग्जांपल किसी एंजाइम की एग्जांपल तो जो आपको डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा हो। मैम जैसे था अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, चलो किस कोई एक कंडीशन का नाम बता दो जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ता हो। शाबाश, कोई एक कंडीशन मैम आपने कहा देखिए ना। जॉइंटिस जॉइंटिस जॉन्डिस में जॉइंटिस बिलिरुबिन बढ़ेगी या अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ेगा? चलो किस किस्म के जॉन्डिस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ेगा? वेरी गुड, चलो शाबाश, बढ़ता है एक ऑब्स्ट्रक्टिव। मैम ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव। जॉन्डिस में। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि जी अल्कलाइन फॉस्फेटेज तो बोनी डिसऑर्डर्स में भी बढ़ता है, तो फिर क्या करोगी तुम? यस मैम। तो अब तुम्हें जो है कैसे पता चलेगा दिस अल्कलाइन फॉस्फेटेज विच इज इंक्रीज, ये बोनी डिसऑर्डर्स की वजह से या जो है लिवर की वजह से? कोई और तरीका है दोनों को डिफरेंशिएट करने का कि देयर इज अ रेज्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस इज बिकॉज ऑफ द बोन डिसऑर्डर्स और इट इज बिकॉज ऑफ द लिवर और जॉन्डिस? क्या करोगी? कोई और दूसरा एंजाइम कराओगी? यस मैम। कौन सा?
चलो एल्कोहलिक्स में बढ़ जाता है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, वाइवा चल रहा है तुम्हारा। अच्छा बच्चों, अब एक चीज और आप लोगों को, कि फ्रॉम मंडे आपका वाइवा ओरल असेसमेंट शुरू हो रही है, ठीक है। एक ग्रुप अगर एनाटॉमी को वाइवा दे रहा होगा तो दूसरा फिजियोलॉजी का वाइवा दे रहा होगा, तीसरा बायो का दे रहा होगा। मुझसे 2-3 स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा है कि जी टॉपिक्स क्या है। टॉपिक्स तीनों मॉड्यूल्स में जितने भी टॉपिक्स हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड, ठीक है। ये आप अपने कुलीग्स को भी बताएंगे, और जो इस वक्त प्रेजेंट हैं और जाग रहे हैं वो सुन लें कि जी ऑल 3 मॉड्यूल्स जितने उनमें आपके लेक्चर्स हुए दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द वाइवा असेसमेंट। ओके जी, आगे चलो बेटा। कहाँ हो हफ्सा? फजीना फजीना फजीना, मैम हाँ फजीना फजीना फाजीना। जी, हाँ यस मैम। फाजीना फाजीना, तो आगे चलो ना। यस मैम। चलो एक तो हो गया, अच्छा डायग्नोसिस होगी, चलो आगे चलो। और एंजाइम्स की क्या है क्लिनिकल एप्लीकेशन है, और किस काम आता है? मैम लाइक मैम मेडिसिनल यूज में। एज ए ड्रग, चलो किसी एंजाइम का नाम लो Yes. विच कैन बी यूज एज ए ड्रग, शाबाश। मैम इट्स नॉट एंजियो। नेसेसरी के फजीना जवाब दे, अगर किसी और को आता है तो वो क्या मुझे रिप्लाई कर सकता है। वेयर इज मोहम्मद अहमद? मोहम्मद अहमद, हेलो मोहम्मद। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. यस नहीं करो, मुझे जो है दवा का नाम बताओ। एंजाइम व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग, शाबाश। नेम एन एंजाइम व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग। Methotrexate. मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। किस एंजाइम का इनहिबिटर है? मेथोट्रेक्सेट जो है किस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है? मैम Inhibitor. डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। हाँ बोलो बेटा। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, अच्छा। एज एन एंटी कैंसर ड्रग, एज ए मेटाबोलाइट, इनको हम कहते हैं ना एंटी मेटाबोलाइट्स जो कैंसर में यूज होती है, शाबाश। और कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन? चले आपसे ही अगला सवाल है, चल इसको आगे कंटिन्यू करो बेटा। एज ड्रग्स हो गई, एज ए डायग्नोस्टिक रोल, एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये 3 फंक्शंस हो गए। आगे चलो, एंजाइम्स का कोई और रोल बताओ, लैब्स में किसी काम आते हैं ये? कोई टेक्निक का नाम लो जिसमें ये इंडिकेटर के तौर पे या एज ए रिएजेंट के तौर पे यूज हो रहे हो। एलाइजा। एलाइजा, चलो एलाइजा स्टैंड्स फॉर व्हाट? नाम तो ले लिया एलाइजा का, एलाइजा है क्या बेटा? मैम वैसे मुझे सही तरह से एलाइजा समझ आया नहीं था। एलाइजा एक टेक्निक है बेटा, ये जो आपके जैसे जो है टेक्निक। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेस, ठीक है ना, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी जो है उनका यूटिलाइज होती है, और उसमें एंजाइम जो है एज एन इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। और जो मेनली जो एंजाइम यूज होता है वो परऑक्सीडेज एंजाइम यूज होता है। अच्छा एक बात बताओ, अमगा, अमगा नायाब, आर यू देयर? हेलो। यस मैम। ओके बेटा, मुझे एक बात बता दो, ये जो मैंने अभी परऑक्सीडेज और कैटालेज ये 2 नाम लिए, ये एंजाइम की किस क्लास से बिलोंग करते हैं? परऑक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। हाँ ऑक्सीडो चलो रिडक्टेजेस। शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, परऑक्सीडेजेस और कैटालेजेस की और क्या सिग्निफिकेंस है? ये बॉडी इनको जो है हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन वो कहते हैं एंजाइम्स, दे एक्ट अगेंस्ट, दे हैव अ रोल अगेंस्ट मैम पेरोक्सीडेजेस तो किसको हाइड्रोजन किसको पेरोक्साइड। पेरोक्सीडेज किसको डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी में? ऐसी कौन सी चीज नुकसानदेह है जिसको ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है? पेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स के अगेंस्ट काम करते हैं। अभी एक चीज मैं आपको बड़ी अच्छी दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा, कि फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स कैन डैमेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैन कॉज डैमेज टू द इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स। और हमारे पास अल्लाह मियां ने 2 एंजाइम्स और 2 विटामिन दिए विच आर बीइंग लेबल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। एक आपका विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन ए, 3 आपके विटामिन हैं जो एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं, ठीक है।
और साथ में आपके पास दो अल्लाह यानी आपको एंजाइम दिए हुए जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स के अगेंस्ट काम करते हैं, एक है कैटालिसिस एंड पेरोक्सीडेजेस। ये बड़ी काम की बात बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हफ्जा कैसी हो बेटा? हेलो हफ्जा। Yes, ma'am. Here. हाँ बेटा, Yes, ma'am. मुझे जरा डीनेचुरेशन में और जो है हाउ यू डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डिफाइन कर सकती हो? एंजाइम्स आर मोस्टली, Denaturation of proteins. हाँ देखो ना The structure of your protein is lost because of maybe change in pH or change in temperature that actually breaks all bonds except the main covalent bonds present in your proteins, वेरी and गुड, therefore it affects the structure. वेरी गुड। तुमने तो बहुत अच्छा मुझे एक जवाब दिया कि इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर ऑन एंजाइम जब हम डिस्कस करते हैं तो डीनेचुरेशन व्हेनेवर यू विल इंक्रीज टेम्परेचर और यू विल चेंज द पीएच। अच्छा, पीएच को अगर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर में तो समझ में आता है डीनेचुरेशन होगी, पीएच कैसे प्रोटीन्स को डीनेचर करता है? हाउ? Then because in the 3D structure of proteins you have a lot of hydrogen bonding going on, and it affects the hydrogen bonds in वेरी the गुड, वेरी गुड। the पीएच tissue. अगर बढ़ा तो भी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अफेक्टेड होगी, पीएच घटा तो भी, एंड मेनली द एच आयंस व्हिच आर affected, so the secondary structure can be lost, even the tertiary structure is also stabilized by hydrogen bonding. Very good, शाबाश। चलो तुम्हें ये बात समझ में आ गई, you have a basic concept of this, ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये जो आपके एंजाइम्स के अलावा तुम्हें हफ्सा कुछ मुश्किल लगा डॉक्टर जमील ने जो कुछ आपको बताया उसके बाद? व्हाट डू यू थिंक कि अभी और क्वेरीज हैं आपकी? No, miss, I'll just do the past papers and revise all that you talked about today. जो application, clinical application वगैरह मुझे याद करनी है. अच्छा, क्लिनिकल एप्लीकेशन याद नहीं करो, उनको समझो। और इफ यू हैव अ कुलीग और अ फ्रेंड जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, इवन यू कैन यूज व्हाट्सएप, तो आप बेटा उस चीज को डिस्कस करो। एंड रिमेंबर कि अगर एक चीज एक दफा किसी से डिस्कस कर लोगी, यू विल नेवर फॉरगेट दोस पॉइंट्स एंड दोस थिंग्स। गॉट इट? Yes, ma'am. अच्छा, और कुछ पूछना है बेटा आप लोगों ने? नाउ इज इट क्लियर टू यू के कमिंग वीक में जो आपका वाइवा होगा, द ऑल थ्री मॉड्यूल्स, द टॉपिक ऑफ दोज ऑल थ्री मॉड्यूल्स विल बी इंक्लूडेड एंड वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ दोज टॉपिक्स। गॉट इट? Yes, ma'am. अच्छा, एक चीज आपको और कहनी थी, अपियर जरूर होना एटलीस्ट, कुछ नहीं तो क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेशक आप जवाब ना भी दे पाओ तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, miss, Yes, मुझे ma'am. ये Yes, पूछना ma'am. था कि वाइवा जो है वो इंडिविजुअल वाइवा होगा या इंडिविजुअल फिर वाइवा ऐसे ही होगा, होगा हम जैसे हम हम कर रहे थे. ग्रुप्स में दो में डिवाइड कर लेंगे और फिर आपके टीचर्स दो दो आपके साथ कुछ करेंगे, हम हर बच्चे को 10-10 मिनट्स देंगे, ठीक है। इंडिविजुअल miss. वाइवा होगा, ग्रुप में वाइवा नहीं होगा। और उसकी ma'am. असेसमेंट होगी जो है वो आपके इंटरनल इवैल्यूएशन में जो है उसका उसको हम डालेंगे 10 मिनट्स टू एवरी स्टूडेंट। अब अपेयर जरूर होना है, जवाब आता है नहीं आता है, कम से कम सवाल पता चल जाएंगे आप लोगों को। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. ओके जी। बेटा, ठीक। और कुछ? मैम आप थोड़ा सा प्लीज एलाइजा टेक्निक को थोड़ा सा बता। किसका क्या बता दूं? एलाइजा टेक्निक जो है वो किस अरे तरह से है? भाई मेरे, एलाइजा टेक्निक तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, एलाइजा की तुमसे प्रोसीजर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स आर देयर। हम जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं वहां पे भी एंजाइम्स को यूज करे होते हैं। अब ये जो आपका जो ग्लूकोमीटर है, और लैब को छोड़ दो, आपके घर में हर एक के घर में जिसमें कोई डायबिटिक है, हर घर में एक ग्लूकोमीटर होता है, ठीक है ना। उस ग्लूकोमीटर में भी हम एक एंजाइम यूज कर रहे होते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है। तो एंजाइम्स का जो है वहाँ यहाँ उसका रोल क्या है? एज एन इंडिकेटर नहीं है, एज ए रिएजेंट है, सॉरी एज एन वो है। तो बात सारी ये कि एलाइजा टेक्निक तुमसे कोई नहीं पूछेगा। मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि एलाइजा आपने कहा तो पता तो चले कि ये है क्या चीज। और इस मैम एक्चुअली वो लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में लिखा हुआ था इस वजह से। नहीं तो अभी तो देखो बेटा, आप बेसिक चीजें सिर्फ आपको अगर पॉइंट्स भी आपके आ गए ना कि जी इंडिकेटर के तौर पे यूज हो रहा है। इवन आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखें, इवन छोटी सी चीज देखो, कौन सिरप जो है वो सस्ता है, उसको जो है वो कन्वर्ट करे होते ग्लूकोज में, बड़े बड़े वेसल्स है उनकी दीवारों के साथ जो आइसोमेरेज एंजाइम लगा हुआ है जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? फ्रक्टोज इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज।
तो हर जगह एंजाइम्स का यूज हो रहा है। माँ कहती है जी दाग अच्छे होते हैं, हम छोटे थे तो जूते खाते थे कि कपड़ों पे दाग लगा के आ गए, तो वो प्रोटीएजेस डाले हुए आपके जो है डिटर्जेंट्स में, तो इंडस्ट्रियल यूज भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Yes, तो ma'am. आप सिर्फ मोटी मोटी चीजें तो याद रखो, इससे तुमसे कोई एलाइजा की टेक्निक नहीं पूछ रहा कि ये एलाइजा किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन वहां एंजाइम का रोल इन एलाइजा एज एन इंडिकेटर, ठीक है। आपने उस वक्त 7-8 पॉइंट्स देने कि जी ये एंजाइम यहाँ यहाँ हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारी बॉडी में, हमारी फील्ड ऑफ मेडिसिन में हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करें। फॉर प्रोग्नोसिस पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। एक कैंसर का मरीज है, डायग्नोसिस हो गया, अब जो है उसको ट्रीटमेंट शुरू करा दिया है, वेदर ही इज गेटिंग बेनिफिट और नॉट, तो फिर हम जो है कुछ एंजाइम ऐसे जो हम उनकी सीरियल एस्टिमेशंस कराते हैं, जैसे जैसे जॉन्डिस का मरीज है, एएलटी रेज है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, एंड वी आर हमें समझ आ रही है कि जी पेशेंट इज गेटिंग बेटर, एंजाइम कंसंट्रेशन भी कम हो रही है। तो डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एज ए थेराप्यूटिक एजेंट, ठीक है। तो अभी आप मोटी मोटी चीजें याद रखो, मुझसे ये जो एलाइजा वाली बात भी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ? ओके मैम। हाँ, अच्छे बच्चे हो, बड़ी जल्दी ओके कर दिया तुमने। हाँ हाँ जी, और कुछ पूछना है? ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पूछना तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर वाइवा असेसमेंट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, एम आई राइट? ठीक है, Yes, ओके ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज। Hafiz, miss. Allah Thank you. Hafiz, ma'am. अल्लाह Yes, well. Thank you.